तो हमारा नया अध्याय क्लास 9th का नया चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति गणित का जनक रेने डेस्कार्टेस को बोला जाता है, जो कि एक फ्रांस के महान गणितज्ञ हुए। इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति को बहुत ही मनोरंजन तरीके से कहा जाता है सिखाया। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से हल किया जाता है। हम लोग इससे पहले बीजगणित पढ़े ही हैं। तो जब ज्यामिति का मतलब होता है चित्र के द्वारा निरूपित कोई भी आकार को जब हम बीजगणितीय तरीके से उसका माप ज्ञात करेंगे तो यह तरीका हमारा कहलाएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में ज्यामितीय चित्रों को समीकरण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो ज्यामिति गणित कहते किसे हैं, तो गणित का वह भाग जिसमें हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसका नाम दर्शाते हैं, वह भाग हमारा ज्यामितीय कहलाता है। जैसे त्रिभुज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज के कोण भुजा है ना, चतुर्भुज के विषय में पढ़ेंगे, वर्ग के कोण भुजा के संबंध में पढ़ेंगे। ये सब हमारा कहलाएगा ज्यामितीय भाग। जिसमें चित्र का विश्लेषण हो वह गणित का भाग कहलाता है ज्यामितीय पाठ। तो यह इस चैप्टर में भी निर्देशांक ज्यामितीय में भी हम लोगों का चित्र का विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन चित्र के विश्लेषण के लिए हम लोग सहयोग किसका लेंगे, बीजगणितीय तरीके का कहा जाता है। इस ज्यामितीय चित्रों को इसमें समीकरणों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इस विधि में नियामक पद्धति की सहायता से किसी समतल में भिन्न भिन्न बिंदुओं की स्थिति को वास्तविक संख्या के युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये हम जानेंगे नियामक पद्धति क्या होता है। नियामक पद्धति जैसा कि ग्राफ खींचने के लिए हम लोग किसी समतल में दो रेखा खींच लेते हैं इस तरह से, और इस प्रकार से दोनों रेखाओं का नाम हमारा एक्स, ये वाई ऊपर रहेगा वाई डैश एक्स डैश एक्स और कटान बिंदु को वो बोलते हैं। इस तरह से किसी समतल को जब 4 खंडों में बांटकर प्रत्येक भाग का विश्लेषण अलग अलग करते हैं, यह पद्धति नियामक पद्धति कहलाता है। हम फिगर मिटाकर फिर अगले भाग में हम समझाएंगे नियामक पद्धति को विस्तार से। तो नियामक पद्धति की सहायता से किसी समतल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए वास्तविक संख्या को जोड़े में लिखा जाता है। हमेशा क्या चीज में, जोड़े में लिखा जाता है। और हमने लिखा है जो जोड़े में संख्या लिखा जाता है उसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो वास्तविक संख्या के वे युग्म जो किसी समतल में बिंदुओं को निर्दिष्ट करती है उसे हम लोग निर्देशांक कहते हैं। इसे PQ से सूचित किया जाता है, इसे PQ से या AB से सूचित किया जाता है। हम लोग लिख सकते हैं इसे PQ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये नियामक बिंदु है, PQ से सूचित कर सकते हैं या XY से सूचित करते हैं या AB से सूचित कर सकते हैं। कोई भी हम दो राशि रख सकते हैं। ज्यामिति को समझने के लिए हमें कार्तीय नियामक पद्धति समझना है। क्या समझना है, कार्तीय नियामक पद्धति। तो ये कार्तीय नियामक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें सबसे पहले किसी समतल में यानी चौरस जगह पर, सीधा समझ लो या पेज पर, हमारा पेज भी समतल है, यह दो रेखाएं खींची जाती है जिसका नाम है एक्स ओ एक्स डैश एवं वाई ओ वाई डैश। दोनों परस्पर लंबवत खींचे जाते हैं, एक दूसरे पर खड़ी हो, जो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसमें एक्स ओ एक्स डैश को क्षैतिज के समांतर, वाई ओ वाई डैश को उदग्र के रूप में खींचा जाता है, जैसा कि चित्र में हम यहाँ दिखाए हैं। हमारे पास एक्स डैश ओ एक्स डैश, ये एक्स दिख रहा है, क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समांतर रेखाएं होती है उसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी के समांतर रेखाएं होती है उसे, या फिर कह सकते हैं या गिरी हुई, लेटी हुई, सोई हुई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये लेटा हुआ है, यह क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स डैश ओ एक्स। उधर से पढ़ेंगे तो एक्स ओ एक्स डैश। फिर उदग्र रेखा जो बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ी होती है सीधा, उसी को कहा जाता है उदग्र रेखा।
जैसे हम अभी खड़े हैं 90 डिग्री पर खड़े हैं तो हम कह सकते हैं कि हम उदग्र हैं। कोई खंभा टिका हुआ है घर को खड़ा रखने के लिए कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। तो जो भी वस्तुएं 90 पर खड़ी है वह उदग्र है। जैसे वृक्ष खड़ी है तो वृक्ष को हम कह सकते हैं उदग्र है, 90 डिग्री पर खड़ी है। तो इसी पर हमने एक उदग्र रेखा खींचा है जिसका नाम YOY डैश है, YO। दोनों एक दूसरे को वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ देख रहे हो ना। तो जब क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसी बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? तो पूछा जाएगा मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किसी कार्तीय तल में क्षैतिज अक्ष और लंब अक्ष उदग्र अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब जैसे ही किसी समतल में दो रेखाएं परस्पर लंबवत एक दूसरे पर रखा जाता है तो यह समतल 4 खंड में बट जाता है। कितने भाग में? 4 भाग में। तो 4 भाग में याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट यह हमारा प्रथम पाद कहलाता है। ये जो 4 पार्ट है इसमें कैलकुलेट जो किया जाता है हमेशा घड़ी की दिशा के विपरीत, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना उसके विपरीत, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। हमारा घड़ी की सुई इस तरह से घूम रहा है, लेकिन इस कार्तीय तल में हमेशा जब भी हम पहला दूसरा तीसरा आएंगे तो विपरीत चलेंगे। कैसे चलेंगे? विपरीत। घड़ी है बगल में, दिख रहा है ना, घड़ी की सुई इस ओर घूम रही है, घूम रही है। लेकिन हमारा यह कार्तीय तल में जो नाम रखा गया सीरियली घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो यह प्रथम पाद है। जैसे ही दो रेखाओं को परस्पर लंबवत के रूप में खींचा गया तो समतल 4 पार्ट में विभाजित हो गया। पहला पार्ट ये हमारा प्रथम पाद कहलाएगा, दूसरा पार्ट द्वितीय पाद कहलाएगा, तीसरा पार्ट तृतीय और ये चतुर्थ पाद कहलाएगा। अब इसमें नियामक चिन्ह रखा जाता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पर हमारा धनात्मक मान होता है। मूल बिंदु से दाईं ओर जाने के बाद धना। अब मूल बिंदु के बाईं ओर जाएंगे ऋणात्मक, मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे ऋणात्मक। अब ये नियामक चिन्ह याद रखने का बहुत आसान तरीका हम समझा देते हैं कि हम लोग दाएं बाएं, हम लोग जानते हैं कि दाएं हाथ से हमेशा अच्छे काम करते हैं, इसीलिए अच्छे काम से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, इसलिए इसको प्लस में संकेत करते हैं। बाएं हाथ अच्छे काम में प्रयोग नहीं आते हैं, इसीलिए बाएं हाथ को हम लोग निगेटिव चिन्ह से प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं। मूल बिंदु से ऊपर, अब मूल बिंदु मान लो कि अगर हमारा कमर है तो कमर से ऊपर हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, हार्ट है, लंग्स है ना, किडनी है, सारे चीज महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए मूल बिंदु से ऊपर महत्वपूर्ण पार्ट होने के कारण यह पॉजिटिव चीज को दर्शाता है। हमारा ब्रेन भी जो शरीर का पूरा भाग का संचालन करता है ऊपर ही है, इसीलिए मूल बिंदु से ऊपर हमेशा याद रखना है प्लस चिन्ह देंगे। मूल बिंदु से नीचे कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, मूल बिंदु से नीचे हमारा कमर से नीचे कोई महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, केवल पैर है कि नहीं है। पैर कट भी जाता है इंसान का तो जिंदा रह जाता है, मुंडी कट जाए तो रहता है, नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारा नीचे का भाग महत्वपूर्ण कम है, इसलिए इसको निगेटिव चिन्ह से दर्शाया गया, और ऊपर के भाग हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको क्या चीज से दर्शाया गया? पॉजिटिव चिन्ह से। तो याद रहेगा, दाईं और मूल बिंदु के दाईं और धनात्मक चिन्ह, बाईं और ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक चिन्ह होता। अब चिन्ह का प्रयोग जैसे ही हम लोग प्रथम पाद में करेंगे तो हमेशा याद रखना है, पहले एक्स अक्ष का नियामक चिन्ह डालते हैं, फिर वाई अक्ष का, पहले एक्स अक्ष का फिर वाई अक्ष का। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये जो पहला पार्ट बना है इस तरह के इस भाग से बना है ना, ये जो हमारा एक्स ओ वाई इससे बना है ना। तो एक्स ओ वाई में एक्स ओ का चिन्ह क्या है हमारा?
प्लस, और फिर ओ वाई का चिन्ह क्या है, प्लस, इसीलिए इसका चिन्ह हम क्या रखे हैं, प्लस प्लस। याद रहेगा, एक्स ओ वाई में एक्स ओ भी प्लस और ओ वाई भी प्लस। तो हमेशा याद रखना है, जब भी चिन्ह देते हैं तो पहले एक्स अक्ष का, फिर पहले एक्स अक्ष का, फिर वाई अक्ष का। ऐसे भी हम लोग ABCD में पहले एक्स पढ़ते हैं, फिर, तो याद रखना है पहले एक्स अक्ष, फिर द्वितीय पाद में आते हैं। तो द्वितीय पाद में हम जहाँ देख रहे हैं कि एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई है, तो हम लोग भी फिर से द्वितीय पद में भी पहले एक्स अक्ष का चिन्ह रखेंगे। तो एक्स अक्ष पर क्या चिन्ह है, एक्स अक्ष पर चिन्ह माइनस है, यहाँ माइनस होगा। एक्स अक्ष पर क्या चिन्ह है, माइनस, और फिर वाई अक्ष पर प्लस, तो ये चिन्ह होगा प्लस। याद रहेगा, तो द्वितीय पार्ट का हमारा क्या चिन्ह रहेगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस। फिर तृतीय में हमेशा याद रखना है, तृतीय चिन्ह भी हमारा बना है एक्स डैश ओ वाई डैश से। तो पहले एक्स का निर्देशांक रखेंगे, एक्स का चिन्ह, तो एक्स का चिन्ह क्या है, माइनस, और फिर वाई का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस रखे। फिर आगे जैसे ही हम लोग चतुर्थ पाद में जाएंगे, तो चतुर्थ पाद बना है एक्स ओ वाई डैश से, तो एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है, प्लस, फिर वाई डैश का माइनस, तो प्लस माइनस। तो याद रहे कि चिन्ह याद रखने का बहुत आसान तरीका है, जिस पार्ट में रहेंगे पहले एक्स अक्ष वाले चिन्ह को रखेंगे, फिर वाई अक्ष वाले। इस दृष्टि से पता चल गया कि प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस, क्योंकि पहले एक्स और फिर एक्स, तो प्लस प्लस हो गया। द्वितीय पाद में आते हैं तो पहले एक्स पर आएंगे, तो एक्स पर क्या है, माइनस, और वाई पर, इसीलिए इसका माइनस प्लस। फिर तृतीय पाद में आते हैं तो एक्स भी माइनस दे रहा है, वाई भी, इसलिए इसका माइनस माइनस चिन्ह होता है। चतुर्थ पाद में आते हैं, चतुर्थ पाद में पहले एक्स का चिन्ह प्लस और वाई का चिन्ह तो प्लस माइनस। इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इस तथ्य को हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्स डैश ओ एक्स को क्षैतिज अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष या भुज अक्ष के भी नाम से जाना जाता है। इससे जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको लिखना है। तो कार्तीय तल में जो से जुड़ी जो तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे लिखना है। कार्तीय तल में, कार्तीय तल में क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष या भुज अक्ष भी कहा जाता है, एक्स अक्ष या भुज अक्ष भी कहा जाता है, भुज अक्ष भी कहा जाता है। याद रहेगा सबों को। कार्तीय तल में जो क्षैतिज अक्ष एक्स ओ एक्स डैश है, उसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स अक्ष या भुज अक्ष, एक्स अक्ष या भुज अक्ष। एक और मार्कर था। दूसरा हमारा होता है तथ्य, कार्तीय तल में वाई ओ वाई डैश, कार्तीय तल में, कार्तीय तल में उदग्र अक्ष, उदग्र अक्ष वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष या कोटि अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष या कोटि अक्ष कहा जाता है। याद रहेगा, उदग्र अक्ष का दूसरा नाम वाई ओ वाई डैश से तो सूचित करते ही है ना, इसी को हम लोग वाई अक्ष या कोटि अक्ष कहेंगे। फिर तीसरी बात, अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। लिखेंगे कार्तीय तल में, कार्तीय तल में एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं,
उसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, इसे ओ या शून्य भी कह सकते हो, ओ से सूचित किया जाता है, किया जाता है। इसका निर्देशांक डबल शून्य लिखना है, इसका निर्देशांक शून्य शून्य होता है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है, 0 0 होता है। अब नहीं दिखेगा, अब अगले पार्ट में लिखेंगे। चौथा महत्वपूर्ण बात है कि कार्तीय तल में एक्स ओ वाई वाले भाग को हम लोग प्रथम पाद बोलते हैं। कार्तीय तल में एक्स ओ वाई को प्रथम पाद कहा जाता है, प्रथम पाद कहा जाता है। प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है। प्रथम पाद का नियामक चिन्ह प्लस प्लस होता है। ये बात याद रखना है कि कार्तीय तल में एक्स ओ वाई को प्रथम पाद कहा जाता है। प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है। क्यों हुआ प्लस प्लस? क्योंकि पहले एक्स का नियामक चिन्ह, फिर वाई का नियामक चिन्ह। फिर इसी प्रकार कार्तीय तल में वाई ओ एक्स डैश लिखने के क्रम में एक्स डैश ओ वाई लिखेंगे। हमेशा शुरुआत कहाँ से करना है? एक्स से। एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई को द्वितीय पाद कहा जाता है। द्वितीय पाद कहा जाता है। द्वितीय पाद का नियामक चिन्ह, द्वितीय पाद का नियामक चिन्ह माइनस प्लस होता है। नियामक चिन्ह माइनस प्लस होता है। फिर आगे हम लोग जानते हैं तृतीय पाद के विषय में। तो हम देख रहे हैं तृतीय पाद एक्स डैश ओ वाई डैश। तृतीय पाद का नाम क्या है? कार्तीय तल में एक्स डैश ओ वाई डैश को, एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय पाद कहा जाता है। तृतीय पाद का नियामक चिन्ह, तृतीय पाद का नियामक चिन्ह माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है। उसके बाद सबसे अंतिम पाद चतुर्थ पाद है। चतुर्थ पाद का नाम आ जाएगा एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो कार्तीय तल में एक्स ओ वाई डैश को चतुर्थ पाद कहा जाता है। चतुर्थ पाद कहा जाता है। इस
चतुर्थ पाद का नियामक चिन्ह, चतुर्थ पाद का नियामक चिन्ह, नियामक चिन्ह प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो कार्तीय तल में हम लोग अभी समझ रहे थे कि प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस और चतुर्थ पाद का प्लस माइनस। किसी भी पाद में बिंदु कब रखा जाएगा इसको चिन्ह देखते ही हम पहचान लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पहले यहाँ लिख लेते हैं नियामक चिन्ह, नियामक चिन्ह, नियामक चिन्ह पता हो गया। प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद, द्वितीय पाद में हो गया माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस, तृतीय पाद में हमारा चिन्ह हो जाएगा माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद का चिन्ह हो गया, चतुर्थ पाद का चिन्ह प्लस माइनस। इसमें हमेशा याद रखना है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक रखने के लिए पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष, यानी पहले एक्स अक्ष से नियामक खींचना है फिर वाई अक्ष से। तो जो भी पहला नियामक बिंदु है, जैसे प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस है तो एक्स अक्ष का है प्लस और वाई अक्ष का भी प्लस। द्वितीय पाद का माइनस प्लस है तो एक्स अक्ष का माइनस, वाई अक्ष का प्लस। तृतीय का माइनस माइनस है तो एक्स अक्ष का भी नियामक चिन्ह माइनस और वाई अक्ष का माइनस। चतुर्थ पाद में एक्स अक्ष का प्लस, वाई अक्ष का माइनस। अर्थ यह हुआ कि शुरू वाला चिन्ह एक्स अक्ष का नियामक है, बाद वाला चिन्ह वाई अक्ष का नियामक है। एक्स अक्ष को ही हम लोग भुज अक्ष बोलते हैं, तो शुरू वाला चिन्ह भुज अक्ष का नियामक है और बाद वाला चिन्ह कोटि अक्ष का नियामक है, क्योंकि एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज अक्ष और वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि अक्ष। प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह से। उदाहरण में दे दिया जाएगा कि बिंदु 2 माइनस 5, बिंदु 2 माइनस 5 किस पाद में है? दो माइनस 5 किस पाद में है? तो 2 में क्या छिपा हुआ है? प्लस। 2 में छिपा हुआ प्लस और 5 में माइनस। तो हमारा किस पाद को दर्शा रहा है? प्लस माइनस किस पाद को दर्शा रहा है? तो हम इसका जवाब क्या दे देंगे? चतुर्थ पाद में। किस में है? चतुर्थ पाद में। इसी प्रकार से अगर दे दिया जाए प्रश्न बिंदु 5 3 किस पाद में है? तो 5 और 3, 5 का चिन्ह और 3 का चिन्ह निकाल कर देख लेते हैं। 5 में क्या छिपा हुआ है? प्लस। 3 में भी प्लस। तो 5 और 3 किस पाद में स्थित होगा जाके? प्रथम पाद में। हम देख रहे हैं ना प्लस प्लस है, तो इसका मतलब ये इस पार्ट में आके स्थित होगा। कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार पूछा जाएगा प्रश्न कि बिंदु -1 -3 किस पाद में स्थित होंगे? किस पाद में होंगे? अब इसका चिन्ह हम देख लेते हैं। इसका चिन्ह क्या है? माइनस माइनस। तो माइनस माइनस किससे मैच कर रहा है? तृतीय से। तो इसका मतलब यह किस पाद में होगा? तृतीय में। और ये अभी बताया था सभी प्रथम में ऊपर वाला। तो इस तरह से कोई भी बिंदु किस पाद में स्थित होंगे उसे देखने के लिए संख्या का चिन्ह पहचानेंगे, संख्या का चिन्ह पहचानेंगे। घन ऋण को देखते ही हम कह देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक और प्रश्न आते हैं, जैसे इसमें 2 और -5 है तो 2 x का मान है और -5 y का मान है। तो 2 x का मान है तो x को हम लोग भुज कहते हैं, तो इसलिए 2 किसका मान है? भुज का मान है। और -5 कोटि का मान है। y को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि।
परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर और भी सवाल इससे जो आते हैं इसे जान लेते हैं। प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, हमेशा ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि बिंदु -4 9 में कोटि कौन सा है? कोटि का मान बताएं। कोटि का मान बताएं। कोटि हम कहते हैं y अक्ष को। कोटि किसे कहते हैं? तो इसमें कोटि का मान क्या है? जवाब में क्या लिखेंगे? कोटि हम लोग जानते हैं y अक्ष। कोटि कहा जाता है y अक्ष को, और y अक्ष वाला बिंदु इसमें कौन हो जाएगा? मैंने कहा था कि शुरू वाला x अक्ष का बिंदु होता है, बाद वाला y अक्ष का। तो कोटि के अक्ष का मान कौन सा है? इसमें 9 हो जाएगा। इसका आंसर 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्रश्न इस तरह से भी आते हैं, पूछा जाएगा कि बिंदु 4 0 में भुज अक्ष का मान, भुज अक्ष का मान यानी भुज का मान ज्ञात करें। भुज का मान क्या हो जाएगा इसमें? भुज का मान, तो भुज का मान हो गया इसमें 4। हमेशा लिखेंगे भुज हमेशा कहा जाता है x अक्ष को। किसे कहा जाता है? x अक्ष को। और x का अक्ष का मान क्या आ गया? 4। इस तरह से जब भी परीक्षा में भुज पूछा जाएगा तो भुज के लिए हम x अक्ष का मान अर्थात पहला निर्देशांक दर्शाएंगे। कोटि का मान पूछा जाएगा तो आगे वाला पद y का मान बताएंगे। जब भी सीरियल में कोई भी बिंदु हमेशा 2 अक्षरों से वास्तविक संख्याओं से सूचित किया जाता है, तो पहला मान x का, अगला मान y का। x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं पहले। कार्तीय तल, एक समतल तल को जब 4 भागों में बांट देती है 2 लंबवत रेखाएं, तो यही हमारा कहलाता है कार्तीय तल। और इस कार्तीय तल में कोई भी बिंदु की स्थिति 4 ही हो सकती है, या तो वह प्रथम पाद में हो सकता है, या द्वितीय पाद में, या तृतीय पाद में, या चतुर्थ पाद में। ये हम लोग जान चुके हैं। अब इसमें कोई भी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित करेंगे? तो किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए अगर कहीं पर रखा हुआ रहे तो सबसे पहले उस बिंदु पर लंब डालते हैं, उस बिंदु से x अक्ष पर और y अक्ष पर। तो सबसे पहले हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, उसके बाद y अक्ष पर। जैसे हमारा एक बिंदु है, यह मान लिया जाए कि यह P बिंदु है। इस बिंदु की स्थिति क्या दर्शाएंगे? तो इस बिंदु की स्थिति पता करने के लिए इस बिंदु से सबसे पहले हम लंब डाल दिए, x अक्ष पर लंब डाल दिए, फिर इस बिंदु से लंब डाल दिए y अक्ष पर। तो x अक्ष पर जो लंब डाले, अगर मान लेते हैं कि x अक्ष पर जो लंब डाले और y अक्ष पर जो लंब डाले, तो ये दूरी हमारा किसके समांतर है? वो x के समांतर है। किसके समांतर है? वो x के समांतर है। इसलिए इस दूरी को हम मान लेंगे x। क्या मानेंगे? x। और ये P से x अक्ष पर डाली गई दूरी किसके समांतर है? y के समांतर है। किसके समांतर है? y के समांतर। इसीलिए इसको हम मान लिए y। तो इस P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x y, x y। और दोनों प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट का चिन्ह प्लस प्लस होता है। फर्स्ट पार्ट का चिन्ह क्या होता है? प्लस। तो इससे यह पता चलता है, इस बात से हम लोग यह जान लेते हैं कि यदि किसी बिंदु से x अक्ष पर लंब डाला जाए, किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु से x अक्ष पर लंब डाला जाए, तो उसकी लंबिक दूरी हमारा y कहलाता है। क्या कहलाता है? y। और ये y को ही हम लोग, याद होगा पहले पढ़े हैं, y अक्ष को ही हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो इसका मतलब हो गया किसी बिंदु से x अक्ष पर डाली गई लंबिक दूरी को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि। तो यह पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है। कार्तीय तल में किसी बिंदु से
एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर खींची गई लांबिक दूरी को कोटि कहा जाता है। कोटि कहा जाता है। ये बात हमेशा के लिए याद रखना है। इसे हम लोग फिगर से भी अभी समझ गए। फिगर से समझ रहे हैं ना कि कार्तीय तल में, चाहे यह जरूरी नहीं है कि प्रथम पाद में, अगर हम यहाँ भी रख लेंगे, ठीक है, तृतीय पाद में, इस बिंदु को मान के चलो नाम क्यों दे दिए, और इससे हम एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, ये एक्स अक्ष पर लंब डाले तो ये लांबिक दूरी क्या कहलाएगा? ये लांबिक दूरी कोटि कहलाएगा, यानी इसको y से सूचित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह रेखा हमारा y डैश के समांतर है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। जब भी किसी भी बिंदु पर एक्स अक्ष पर डालने की बात कहा जाए तब किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। जैसे हम यहाँ कोई बिंदु ले लिए आर बिंदु से हम डाल रहे हैं, ये लांबिक दूरी डाल रहे हैं ना, तो ये लांबिक दूरी किसके समांतर है? y डैश के समांतर है, इसीलिए इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे, अर्थात y से सिंबल देंगे। किसी को दिक्कत इसे समझने में नहीं दिक्कत है। तो यह बात हमेशा के लिए याद रखना है कि किसी बिंदु से एक्स अक्ष पर डाली गई लांबिक दूरी को कोटि कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत दूसरी तथ्य समझना है। किसी बिंदु से y अक्ष पर डाली गई लांबिक दूरी को हम क्या कह सकते हैं? तो y अक्ष पर डाली गई लांबिक दूरी को x से सूचित किया ना, और हम लोग जानते हैं कि x अक्ष का दूसरा नाम भुज अक्ष है। x अक्ष का दूसरा नाम भुज अक्ष है, इसीलिए हम भुज से सूचित कर सकते हैं। तो यह स्पष्ट है, x है किसके समांतर है? ओ एक्स के समांतर है ना, ओ एक्स के समांतर, इसीलिए किसी बिंदु से y अक्ष पर डाली गई लांबिक दूरी को भुज अक्ष यानी भुज कहेंगे। कार्तीय तल में इसका जवाब यह रहेगा, कार्तीय तल में किसी बिंदु से y अक्ष पर खींची गई लांबिक दूरी या डाली गई लांबिक दूरी, खींची गई लांबिक दूरी को भुज कहा जाता है। भुज का मतलब एक्स, भुज कहा जाता है। याद रखना है। लेकिन एक चीज और, एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज अक्ष है, लेकिन एक्स अक्ष पर डाली गई दूरी क्या कहलाती है? कोटि। y अक्ष का दूसरा नाम कोटि अक्ष है, लेकिन y अक्ष पर खींची गई लांबिक दूरी भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुज कहलाती है। किसी को कोई दिक्कत? जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख ही रहे हैं, एक बिंदु दिए ना, और यह जो P से हम y अक्ष पर दूरी डाले हैं लांबिक दूरी, तो x से सूचित किए हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये प्रथम पद में ही हो, किसी भी पद में। मान के चलो हमारा यह बिंदु यहाँ है, द्वितीय पद में, यही R बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, ये बिंदु क्या है? R। अब इस R बिंदु से y अक्ष पर जो दूरी डाल देंगे, ये लंब डाल दिए किस पर? y। ये लांबिक दूरी क्या कहलाएगा? ये लांबिक दूरी को हम लोग अभी तुरंत समझे हैं, इसे हम लोग भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज, यानी भुज का मतलब x। और ठीक इसी प्रकार इस लांबिक दूरी को अगर y अक्ष पर x अक्ष पर डालेंगे तो इसको क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। समझ तुम लोगों का? हम लोग भुज और कोटि और भुज दोनों समझ गए, यह दूरी। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट आता है कि जब कोई भी बिंदु किसी पद में ना होकर, ना तो पहले पार्ट में हो, ना तो दूसरे पार्ट में हो, ना तीसरे पद में, ना चौथे पद में, किसी पद में ना होकर रेखा पर ही स्थित हो जाए। कभी कभी हम लोगों का इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में आता है कि वह रेखा पर ही निर्धारित हो जाता है। जैसे हम इनको मिटा देते हैं,
उदाहरण के तौर पर अगला शर्त, हम लोग जान रहे हैं कि चारों पार्ट अलग अलग हैं, लेकिन इसमें बिंदु ना तो पहले पाद में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में हो। बिंदु आ गया लाइन पर। कौन सी लाइन है यह? एक्स डैश ओ एक्स। इसी पर आ जाए, पंक्ति पर ही आ जाए कोई बिंदु, क्योंकि पंक्ति पर ही बिंदु रहता है। तो जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यदि किसी कार्तीय तल में कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक एक्स शून्य होता है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे अभी हमने यह बिंदु दे दिया, यह बिंदु हमारा, ये बिंदु एक्स अक्ष पर है ना। इसका निर्देशांक हमेशा एक्स का कोई ना कोई वैल्यू तो होगा, लेकिन वाई का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब देखो, कटान बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं या 0 से। तो इस बिंदु में हम लोग एक्स की दूरी मानेंगे, जैसे यहाँ घड़ी 1 2 और 3, इस तरह से दर्शाते हैं ना ग्राफ पे, इस तरह से दर्शा रहे हैं। तो इस बिंदु का नाम अगर P हम दे दे तो इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे? तो पहले x का निर्देशांक 3 हो गया और y का निर्देशांक, तो y तो किसके सामने में है? 0 के सामने में, तो y के निर्देशांक हो गया 0। तो इस तरह से इसका वैल्यू 3 0 हो गया। तो 3 का मतलब यह हो गया कि कोई ना कोई x तो राशि है, x कोई ना कोई राशि देगा, y कोई राशि नहीं देगा, y हमेशा क्या देगा? 0 का मान। उदाहरण के तौर पर अगर ये P बिंदु का निर्देशांक हम कह दिए 3 0, तो क्या सभी में एगो 0 होगा ही y का वैल्यू? तो हाँ होगा। कैसे? अब मान लो कि x अक्ष पर कहीं भी रख ले, यहीं रख लेते हैं, मान के चलो यह बिंदु है, इसका नाम हम Q दे देते हैं। तो इधर भी अगर हम इसको दर्शाएंगे संख्या से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, तो इस बिंदु का निर्देशांक x के बदले में -8 हो गया, और लेकिन y का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। -8 0 हो गया ना। तो x का मान हो गया ना -8 और y का मान 0। किसी को दिक्कत समझने में? ये बात हमेशा के लिए याद रखना है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक में x का वैल्यू 0 के अलावा कोई ना कोई पूर्णांक होगा, 0 के अलावा पूर्णांक होगा, लेकिन y का वैल्यू हमेशा 0 होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं, इस बिंदु की x अक्ष पर है ना, इसका नाम R दे दिए। तो इसका निर्देशांक क्या कह सकते हो सब मिलके? तुम लोग बताओ। -3 0। क्या कहेंगे? -3 0, क्योंकि y का वैल्यू 0 पर है। तो यही तथ्य यहाँ मैंने लिखा है कि यदि किसी कार्तीय तल में कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक x 0 होता है। यानी x का मतलब कोई ना कोई पूर्णांक आएगा 0 के अलावा, और y का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक इसी प्रकार चौथा पॉइंट, यदि किसी कार्तीय तल में कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक 0y होगा, 0y होता है। अब इसमें x का वैल्यू क्या आ गया? 0, और y का कोई ना कोई संख्या आएगा 0 के अलावे, पूर्णांक आएगा। जैसे इसमें चित्र पर समझते हैं, हमारा ये y वाला अक्ष यही है, y डैश यही है ना। अब इसी में हम यहाँ
मान के चलो कोई बिंदु दे देते हैं, यही एक बिंदु हो गया, पी क्यू आर नाम दे दिए, इसका नाम है एस बिंदु दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एस बिंदु। तो इस एस बिंदु का निर्देशांक अगर हमको प्राप्त करना है तो हम कटान बिंदु करते हैं ना, ऊपर शून्य से ऊपर प्लस में होता है धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। तो एस का निर्देशांक क्या हो जाएगा? एस का निर्देशांक क्या कह सकते हो? 5। एस का निर्देशांक हम लोग क्या कहेंगे? ये एस बिंदु है, एस बिंदु का निर्देशांक, पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक रखेंगे, पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक, पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स क्या है? वैल्यू दे रहा है 0 दे रहा है, और फिर वाई का वैल्यू 5। 5 0 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पहले अगर 5 बोल दिए तो 5 हम लोग x का वैल्यू दे दिए। किसी भी बिंदु का निर्देशांक स्थापित करने के लिए पहले x और उसके बाद y। तो x का वैल्यू इसमें किसके समक्ष है? सामने है, 0 के सामने, इसलिए x के बदले में दे दिए 0 और y के बदले में 5, क्योंकि हमारा निर्देशांक भी कह रहा है यहाँ कि y अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक 0 और y होगा। ठीक उसी प्रकार कहीं भी रहे, नीचे भी रहे, तो नीचे का निर्देशांक तो हमारे लोगों का माइनस में होता है, माइनस में होता है। अगर ये हमारा नीचे वाला बिंदु है, अगर हम बिंदु दे दिए यहाँ पर एक बिंदु है ना, अब इस बिंदु का नाम एस नहीं, हम टी देंगे, तो टी का निर्देशांक क्या लिख सकते हो? ये बताओ सभी। 0 -3, -3 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। -3 0 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर हमने निर्देशांक पढ़ लिया है, पहला वैल्यू 0, उसके बाद y, यानी y का वैल्यू, y में जिस बिंदु पर रहेगा वह मान, कोई दिक्कत। लेकिन x में अगर याद रहे x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो पहले x का वैल्यू और उसके बाद 0, दोनों में अंतर है। या कभी कभी हम लोग विपरीत कर देंगे, तो यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि x अक्ष पर जब भी कोई बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो x का वैल्यू रहेगा और y के वैल्यू में 0। लेकिन y अक्ष पर निर्देशांक निर्दिष्ट करना है तो x का वैल्यू 0 होगा और y का कोई ना कोई 0 के अलावे पूर्णांक होगा। इस तरह से हम लोग चारों पाद के अतिरिक्त भी अगर कोई बिंदु रहेगा रेखा पर तो या तो x अक्ष पे रह सकता है या तो इसके अलावा तो कोई तीसरा अक्ष नहीं है। x और y अक्ष के अलावे किसी बिंदु पर खंड में रहेगा तो हम लोग खंड को पहले पढ़ भी चुके हैं। किसी खंड में रहेगा, पहले पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में तो 0 शामिल नहीं रहेगा। अब मौखिक तौर पर यह प्रश्न पूछते हैं, हम पूछेंगे कि 0 - 5 किस अक्ष पर यह बिंदु होगा? y अक्ष पर। स्पष्ट पता चल रहा है किस अक्ष पर यह बिंदु होगा? कैसे पता कर लिया? क्योंकि y का वैल्यू है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू पूर्णांक में है 0 के अलावे। अगर पूछा जाए कि 4 0 किस पाद में होगा? x अक्ष पर, कोई पाद में नहीं है, ना तो प्रथम पाद में, ना द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थ, यह किस पे होगा? x अक्ष पर होगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि 2 - 5 किस पाद में होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पढ़ चुके हैं 2 का चिन्ह क्या है? प्लस, और 5 का चिन्ह माइनस। तो प्लस माइनस पढ़े हैं, किस पाद में पढ़े हैं? चतुर्थ पाद का यह निर्देशांक है। कोई दिक्कत? अगर दोनों बगल 0 के अलावे पूर्णांक है तो कोई ना कोई पाठ में हो जाएगा। लेकिन अगर निर्देशांक में कहीं ना कहीं एक पद 0 है, एक संख्या में 0 है, तो समझ लेना वो किसी पद में नहीं होगा, या तो x अक्ष पे होगा या y अक्ष पे होगा। तो x अक्ष पे कब होगा? जब x का मान कोई ना कोई पूर्णांक रहेगा 0 के अलावे, y का मान 0 रहेगा ना। x अक्ष पर जब भी वैल्यू रहेगा तो x का पूर्णांक रहेगा और y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। और y अक्ष पर तब होगा जब x अक्ष का वैल्यू 0 और y का कोई ना कोई 0 के अलावे पूर्णांक रहेगा। इस प्रकार से सभी बिंदु को की स्थिति को हम लोग पता कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कि किस कार्तीय तल में स्थित बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है उसी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, लेकिन इसका निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अब कभी भी अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, जैसे ये है हमारा मूल बिंदु है, यहाँ P बिंदु है, तो किसी बिंदु का निर्देशांक XY हो सकता है, हम लोग मान सकते हैं। तो O से P की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ से ये जो दूरी ज्ञात करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है।
इसे ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डाल दिए, यहाँ से लंब डाल दिए एक्स अक्ष पर, लंब डाल दिए एक्स अक्ष पर। यह मान हमारा जैसे ये पी है और इसका नाम दे देते हैं ए। दूरी ज्ञात करना। अब यहाँ ध्यान से देखो कि क्या बन गया है, त्रिभुज। ये क्या चीज़ का चित्र बन गया, त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग जान रहे हैं कि इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक्स अक्ष पर है ना, इस दूरी को हम लोग अभी तुरंत इससे पहले पढ़े हैं, इसको क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। और ये जो लंबिक दूरी है ए पी, इसको क्या कहेंगे, ये वाई अक्ष के समांतर है, इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वाई। हो गया। तो इस स्थिति में हमारा ओपी दूरी जो है, इसमें ये मूल बिंदु से जो दूरी ओपी है, इस दूरी के लिए ये हमारा कौन सा फार्मूला हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के लिए ये क्या कहलाएगा, कर्ण। हम लोग जानते हैं ना कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर होल रूट। तो उस आधार पर हम अगर इसकी दूरी निकालेंगे मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से यहाँ दूरी ओपी हो गया, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर होल रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर होल रूट। जब भी पूछा जाएगा कि निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर होल रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर होल रूट, जहां एक्स वाई बिंदु के निर्देशांक हैं, जहां एक्स वाई बिंदु का निर्देशांक है, एक्स वाई बिंदु का निर्देशांक है, जैसा कि दिखाया गया इसमें एक्स वाई बिंदु का निर्देशांक है। दूसरा सूत्र हमारा होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, इसे भी एस से ही सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर पर होल रूट, जहां x1 y1 पहले बिंदु का निर्देशांक, पहले बिंदु का निर्देशांक एवं x2 और y2 दूसरे बिंदु का निर्देशांक, दूसरे बिंदु का निर्देशांक। यह फॉर्मूला होता है दूरी ज्ञात करने का। किसी को कोई दिक्कत? तो दो बिंदु वाला एक अलग डायग्राम हम चित्र समझते हैं आगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला, अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो मूल बिंदु से दूरी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर होल रूट। जहाँ एक्स वाई पूछा जाएगा तो एक्स वाई जो बिंदु, जिस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है उसी बिंदु का निर्देशांक है। उसके बाद अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, कितने बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर होल रूट। जहां x1 y1 यानी x1 y1 पहले बिंदु का निर्देशांक है और x2 y2 दूसरे बिंदु का निर्देशांक है, जिसे चित्र में समझते हैं दोबारा। तो दो बिंदु को दर्शाने के लिए हमने ए कार्तीय तल में ए और बी दो बिंदु ले लिया है। एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है। अगर ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो इस बीच की दूरी ज्ञात करने का यही फॉर्मूला होगा, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। यहाँ स्पष्ट दिखाया गया कि x1 y1 बिंदु ए का निर्देशांक है, तो पहले बिंदु का निर्देशांक हो गया, x2 y2 दूसरे बिंदु का निर्देशांक है, और इसे इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे तो यह इकाई में इसका दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग आगे जानेंगे मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लो कि कोई एक कार्तीय तल में एक बिंदु है,
किसी भी तल में, जैसे ये हमारा, तो हमारा y डैश और ये x डैश x आ गया, ये मूल बिंदु है। किसी भी तल में बिंदु दे दिया जाए, मान के चलो ये बिंदु है हमारा, इसका नाम P है, और इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -3 5, -3 5। इस बिंदु का ज्ञात करना मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु हमारा O है, तो O से दूरी ज्ञात करना है। O से कौन सा दूरी, OP हो जाएगा ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रहेगा कि 0 होता है मूल बिंदु निर्देशांक का। कोई बिंदु का निर्देशांक तो हमेशा XY से सूचित करते हैं। अगर प्रश्न यह दिया जाए उदाहरण में, बिंदु -3 5 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। प्रश्न आ गया कि बिंदु -3 5 का कहां से दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से। तो हमारे प्रश्न में जो दिया है बिंदु, क्या दिया हुआ, -3 और 5 ये दिया हुआ है। इसमें जो पहला वैल्यू है वह हो जाएगा x का वैल्यू, क्या हो जाएगा, x का, और दूसरा जो निर्देशांक है y का वैल्यू हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो गया, 5। इसीलिए मूल बिंदु से दूरी बराबर, हम लोग फार्मूला जान ही रहे हैं, मूल बिंदु से दूरी बराबर x² प्लस पर होल रूट, x² प्लस y² पर होल रूट। x के बदले में -3 का होल स्क्वायर और y के बदले में 5 का होल स्क्वायर पर होल रूट। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, √34। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही हो गया दूरी। किसी को कोई दिक्कत, यही मूल बिंदु से दूरी प्राप्त हो गया। उदाहरण हम समझते हैं, बिंदु 6 8 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, यह प्रश्न है, ज्ञात करें। फिगर की आवश्यकता नहीं है, फिगर दिया हुआ रहेगा तो भी या नहीं दिया हुआ रहेगा तो भी, केवल दिया हुआ रहेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो बस इसका हल ऐसे करेंगे, x का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 6, y का वैल्यू 8, इसीलिए मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर x² प्लस y² पर होल रूट। x के बदले में 6², y के बदले में पर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर, और दोनों का रूट कर देंगे 100 का वर्गमूल 10 इकाई। यही हो गया हमारा जवाब। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान जवाब है। हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला निर्देशांक ज्यामिति का, दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर होल रूट। अब x1 x2 क्या है, y2 y1 क्या है, तो यह जान लेंगे कि x1 y1 पहले बिंदु का निर्देशांक है। जहां हम लोग xy लिखते थे उसी को अब हमने पहला बिंदु को x1 y1 कर दिया, दूसरा बिंदु को x2 और y2। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न ले लेते हैं। उदाहरण में प्रश्न दे दिया जाएगा कि बिंदु 5 8 और बिंदु -1 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। यह प्रश्न, दो बिंदु आ गया, पहला बिंदु हो गया 5 8 और दूसरा बिंदु -1 2, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों बिंदु को यहाँ जब भी हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को, तो दोनों बिंदु लिख लेते हैं 5 8, उसके बाद -1 2। दो अलग अलग बिंदु का निर्देशांक ए बी दे सकते हैं।
पी क्यू दे सकते हैं, कोई भी, चूंकि बिंदु का निर्देशांक कोई भी बड़ी अक्षर से, कैपिटल लेटर से हम दर्शा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। प्रश्न में दे तो सही है, नहीं दे तो अपनी मर्जी से मान रख देंगे। तो पहले बिंदु का नाम ए दे दिए, दूसरे बिंदु का नाम बी। जब भी इसका फॉर्मूला पर मान निकालना है, ए बी की दूरी निकालना है, किसके बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो हम सूत्र याद रखेंगे, लेकिन सूत्र की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला में प्रयोग करते समय सूत्र रखें, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे समझो, ये हमारा पहला मान है x, ये दूसरा मान है। हमारी इच्छा है या तो इसमें इसको घटा दे, यानी और फिर अगला 2 वाला में 8 को घटा देंगे। फिर चिन्ह को बढ़िया से समझ रहे हैं, -1 में 5 घटा देंगे, -1 घटा 5, और फिर होल स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला में है ना, घटा के बाद होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर अगला बारी किसका आया, 2 घटा 8, क्या कर दिए, 2 घटा 8 का होल स्क्वायर पर होल रूट। सूत्र बिना याद किए भी हम लोग मान रख सकते हैं, तरीका यही रहेगा। अब जोड़ घटा तो हम लोग जानते हैं, -1 -5 दोनों मिलेगा तो हो जाएगा -6, फिर 2 में 8 घटा देंगे -6, फिर होल स्क्वायर हो गया तो -6 का स्क्वायर 36, फिर -6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 72। अब 72 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 6√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6√2 इकाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यही तरीका है इसका। सेम यही प्रश्न को हम दूसरे तरीका से, मतलब ये तीर चिन्ह का निशान हम बाएं से दाएं आए या दाएं से बाएं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमारा प्रश्न था 5 8, बिंदु 5 8, और फिर दूसरा बिंदु है -1 2। हमने तीर चिन्ह को उधर से इधर लाए, इस बार हम इस ओर से उस ओर ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहला बिंदु का निर्देशांक 5 है, x का वैल्यू, तो 5 का तीर निशान किससे लगाएंगे, -1 से। पहला निर्देशांक का पहला बिंदु पहला से, यानी भुज को भुज से, और फिर कोटि 8 कोटि का मान है तो कोटि को कोटि से मिलाएंगे। इसका मतलब हो गया, जैसे ही हम ए बी का मान निकालेंगे तो हम 5 में किसको घटाएंगे, -1 को, 5 घटा -1, 5 घटा -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 8 घटा 2 का होल स्क्वायर, 8 घटा 2 का होल स्क्वायर पर होल रूट। अब हम लोग जान रहे हैं कि जब 2 को माइनस एक जगह आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, लिख देते हैं सीधा यहाँ 6 स्क्वायर। और फिर यह भी 8 में 2 घटेगा, ये भी क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, रूट अंडर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 रूट, और ये 36 दोनों मिलके 72। अब 72 को हम लोग लिख सकते हैं 6√2 इकाई। क्या कोई अंतर जवाब में मिल रहा है? हमारा यहाँ भी 6√2 इकाई आंसर आया, यहाँ भी 6√2 आया। इस तरह से हम परीक्षा में या आगे भी जवाब देने की नौबत आए तो ये तीर चिन्ह कभी हमारी मर्जी उधर से इधर ले आए, सही है, या इधर से उधर उल्टा देंगे तो भी सही है, गलत नहीं होगा। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना है कि भुज में भुज घटेगा, कोटि में कोटि, यानी निर्देशांक के पहले अंक में पहले अंक को घटाएंगे और दूसरे अंक में दूसरे को घटाएंगे। चाहे हम इधर से उधर घटाएं या उधर से इधर घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों स्थिति में जवाब सेम आया। तो अब आगे कोई कंडीशन नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है, तुम तीर चिन्ह उधर से इधर ले आओ, जवाब केवल सॉल्यूशन सही है तो जवाब सही है, या फिर तीर चिन्ह इस ओर से दाईं ओर ले जाओ तो उसमें भी सॉल्यूशन सही है तो जवाब सही होगा। लेकिन अगर माइनस प्लस में कहीं मिसिंग है तो तुम तीर चिन्ह किसी और से लगाओ, अगर बीच का हल गलत है तो फिर वह जवाब गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? उदाहरण पर दूसरा प्रश्न है कि बिंदु -3 2 और -1 -2 के बीच की दूरी ज्ञात करे। हमने अभी इससे पीछे वाले प्रश्न में दूरी ज्ञात करने के लिए बताया था कि दोनों बिंदु को हम लिख लेते हैं। बिंदु ए नाम दे दिए और इसका नाम दे दिए बिंदु बी, ये बी हो गया। जब भी दूरी निकालेंगे तो इसका दूरी निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, विदाउट फॉर्मूला का केवल मान रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। जैसे
हम तीर चिन्ह ले जाते हैं तो -3 में -1 घटेगा, -3 में घटेगा -1, ये ना होगा, होल स्क्वायर है। फिर प्लस 2 में घटेगा -2, 2 घटा -2, इसका फिर होल स्क्वायर, और ऊपर पे क्या होना चाहिए, होल रूट। किसी को कोई दिक्कत? इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसी में तुम लोगों को दिक्कत होता है। ये -3 के बगल में 2 माइनस तो नहीं है, तो ये तो माइनस रहेगा ही, इसका माइनस कहीं लोप होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 2 माइनस एक साथ हो रहा, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देख लेते हैं कि दोनों माइनस एक साथ सट रहा है ना, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और फिर होल रूट। अब यहाँ अब ध्यान से देखेंगे कि 1 में 3 घटेगा तो क्या माना जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग जान रहे हैं कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 4 20। अगर 20 का हम गुणन खंडन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 आता है, 2 गुना 2 गुना, तो 2 का जोड़ा लग गया, 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर में 5 आ गया, तो 2√5 इकाई। किसी को दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? यहाँ फिर से समझा दे एक बार दोबारा। अब देख -3 सूत्र वाला, ये -3 लिख दिए, घटा, ये घटा फॉर्मूले में ही है, यह है ना फॉर्मूले में घटा। अब फिर -3 भुज का मान है तो भुज में भुज घटेगा, -1 में भी माइनस लगा हुआ है। इन दोनों का चिन्ह हम नहीं बदले, सूत्र का भी चिन्ह नहीं बदले, सूत्र भी सूत्र रह गया, सूत्र का चिन्ह उसी तरह 2 घटा -2, तो 2 रह गया, ये निर्देशांक का, ये घटा चिन्ह आ गया हमारा फॉर्मूला का, और फिर -2 इसका आ गया। बाद में हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, पहले हूबहू वही मान रख दिए, -3 अपना चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन ये 1 बदल दिया क्योंकि इसके बगल में डबल माइनस है, तो -2 हमारा चिन्ह नहीं बदला, लेकिन बीच वाला चिन्ह माइनस प्लस हो गया। अब तो यहाँ से नीचे आसान है, 2 2 4 हो गया, 1 में 3 घट गया, -2 हो गया, -2 के स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 का वर्गमूल 2√5 इकाई। कोई दिक्कत समझने में? अगला उदाहरण है बिंदु 5 -2 और बिंदु -3 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जिन 2 बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना है, उन 2 बिंदुओं को हम लिख लेते हैं प्रश्न को, 5 -2, और दूसरा बिंदु है -3 1। ये ए और बी हमने बिंदु का नाम दर्शाया, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बड़ी अक्षर से दर्शा सकते हैं। अब हमने यह शर्त दिया था कि सूत्र हमारे पास है, यह याद रखेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूले में प्रयोग करके बनाने के समय में समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है। आसान ट्रिक है, किसी भी बिंदु का भुज को भुज में घटाएंगे, कोटि को कोटि में घटाएंगे, चाहे हम इस ओर से उस ओर जाएं या उस ओर से इधर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करें, भुज 5 है, 5 में घटाएंगे -3 को, तो ये ए बी के बीच की जो दूरी हो गई 5 घटा -3 लिखेंगे, ये माइनस इस जो माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख लिए, या हम अगर समझ रहे हैं तो डायरेक्ट माइनस प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोटि को कोटि में घटाएंगे, तो कोटि है -2, और -2 में 1 घटाएंगे, -2 में 1 घटाएंगे, यहाँ माइनस नहीं ना है इसलिए इसमें माइनस नहीं लगाए, पहले से जो फार्मूला में वही लगाए। अब इसका होल स्क्वायर करके होल रूट कर देंगे, 5, यहाँ माइनस माइनस मिल गया तो +3, फिर यहाँ -2 और -1 दोनों मिल जाएगा तो -3, क्योंकि 2 में भी माइनस है 1 में भी माइनस है, तो -3 हो गया। तो 5 3 8 का स्क्वायर 64, और -3 का स्क्वायर 9, 64 9 73, तो यही हो गया हमारा √73 इकाई। कहीं दिक्कत? यही हुआ जवाब। कुछ सवाल अब खुद तुम लोग सॉल्व करोगे।